बैलों के जो हलदर थे आड़ी, वो चलते हुए 2-3 शब्द कहते जिस टाइम सुबह बैलों को पिचकारी देता था। अब चल मना मालिक सचन धरती माता में पवन पानी। सभ्यता का शुरुआत और बेस वो ग्रामीण क्षेत्र है। पहले गांव बसे हैं पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर पहले इंसान ने कृषि की है, कृषि ही आधार बनी है समाज के बसने का। और कृषक लोगों ने जो व्यवस्थाएं बनाई वही सबसे पहले सभ्यता के बिंदु हैं। वहां से सभ्यता का आधार खड़े हुआ है। वो कभी प्राण दंड वगैरह नहीं देते इतिहास में, आज तक कोई एक भी प्रमाण नहीं है किसी खाप ने दिया हो कि खापों ने किसी को मृत्यु दंड दिया हो या कुछ और किया हो। राजनीतिक लोगों की तरह महत्वाकांक्षी बनकर उसमें राजनीतिक वाले लोग घुस गए हैं, तो क्या त्रुटि आ गई क्या खाप में? दादा खेड़ा बना। जिन पूर्वजों ने गांव बसाया उसके उस पूर्वज के प्रति एक आस्था रखते थे कि इस पूर्वज ने हिम्मत करके उस टाइम जंगल में जंगली जानवरों का मुकाबला करते हुए, और यहाँ कोई जमीन एक सार नहीं थी, झाड़ फूस सारे साफ करके ऊंची नीची जमीनों को अपने हाथों से समतल करके खेती के लायक बनाया और यहाँ अगली पीढ़ियों को आबाद किया। उस टाइम चैलेंज अलग व्यवस्था है इसकी। खाप असल में है क्या, ये मैं थोड़ा आपके सामने रखने की कोशिश की। तो नजरें ही मुनाफा करती, और ये तो कमा के खाने वाले लोग थे गांव गणराज्य में। इनका तो ध्यान तो शुभ लाभ तो इनके मकानों पर लिखा हुआ नहीं था। ये तो आज भी जय जवान जय किसान लिखते हैं। अर्थ ये है जो पहले से पुराने जमाने से चला रहे हमारे पास भी पहुंच गई थी। थोड़े दार वो राम राम साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया और खापों की दुनिया। साथियों, हमारे साथ रोगी खाप के प्रधान चौधरी सुमेर सिंह जागलान जी जुड़े हुए हैं, और जो कि बहुत लंबे समय से रोगी खाप के प्रधान हैं और बहुत ही अच्छे इतिहासकार भी हैं, इतिहास की बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं और किस प्रकार से खापें काम करती हैं, कई खापों में त्रुटियां भी आ गई हैं, उन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और बहुत ही जानकार हैं इन चीजों के अच्छे से कामरेड साहब। तो प्रधान जी राम राम। प्रधान जी देखिए, कई बार खापों की जो मीटिंग होती है ना, उसको लेकर कई लोग सवाल उठाते रहते हैं। दरअसल युवा पीढ़ी भी ये चीज समझना चाहती है कि जो खाप की जो सिचुएशन है, जो प्रोटोकॉल है, व्यवस्था है, आखिर वो है क्या? व्यवस्था बैठक करने के बारे में या पूरे सारे मामलों में? सारे, मतलब बैठक करने के मामले में भी और सारे मामलों में भी। जो खाप है ना, वो जो खाप की व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था अगर खाप की पंचायत बुलाई जाए तो उसका क्या प्रारूप होना चाहिए? देखो, हमारी जो पहले से परंपरा चली आ रही है खापों में, तो हमारे पूर्वजों से विरासत में हमें मिली है, वो ये है कि जो आपस में मान लिया कोई विवाद हो गया, पंचायत बुलानी पड़ेगी। जो गांव का विवाद गांव में निपट जाए तो खाप तक बात पहुंचती है। अच्छा। पहले प्रयास किया जाता है कि स्थानीय स्तर पर गांव में ही विवाद मिट जाए, वहां खाप नहीं जाती। कई मामले ऐसे हो जाते हैं, ये गांव लेवल का मामला नहीं है, गांव से ही निपट नहीं पाता, तो पंचायत उस गांव के पंचायती जो है वो खाप प्रधान के पास आते हैं। तो ये खाप के बगैर मसला सुलझेगा नहीं। आप खाप में चिट्ठी पाड़ो इसमें, तो चिट्ठी लिखता है खाप का प्रधान, वो खाप के पूरे गांव में जो संबंधित पक्ष होते हैं उनके पास चिट्ठी भेजता है, और जो पीड़ित पक्ष होता है या दूसरा पक्ष होता है उनके माध्यम से भिजवाता है। तो चिट्ठी सारा सबके पास सूचित कर दिया जाए, इस बारे में खाप की पंचायत बुलाई जाए। और खाप की पंचायत बुलाने से पहले प्रधान ये सुनिश्चित करता है जो पक्ष उससे मिलने आता है वो पक्ष तो पंचायत का पहले से अनुरोध करे पंचायत बुलाई जाए, खाप बुलाई जाए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उससे भी पहले चिट्ठी पढ़ने से पहले प्रधान संपर्क करता है, और वो वहां का जो मान लिया दूसरी खाप का मामला तो उस खाप के प्रधान के पास आजकल तो फोन की सुविधा जी जी जी, नहीं तो वो दूसरे तरीकों से संपर्क करते हैं। उससे वो संपर्क करके ये पूछता है कि आपकी खाप का हमारे पास ये मामला आया हुआ है और हम इस बारे में खाप की पंचायत लेके आपके पास आना चाहते हैं। यदि उसी खाप के अंदर का मामला हो किसी गांव का तो गांव के सरपंच से या वहां का जो खाप का प्रधान बना रखा है उस गांव का जिम्मेवार, उससे संपर्क करता है खाप का प्रधान कि आपके गांव का ये मसला है और इस गांव से ये विवाद है, इस बारे में मेरे पास इस गांव की पंचायत आई हुई है और हम इस बारे में एक खाप की पंचायत बुलाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो आपके ये फला फला आदमी है जो इससे संबंधित है, आप मतलब इसको पंचायत में बुलाने की जिम्मेवारी आपकी होगी, हम पंचायत की चिट्ठी पाड़ दें। ये उनसे अनुमति ली जाती है। यदि वहां का जो सरपंच या वहां का खाप प्रधान जो दूसरा पक्ष है वहां के मौजूद लोग ये कहते हैं कि भी ठीक आप चिट्ठी लिखो, हम इनको पंचायत में हाजिर करेंगे और दोनों पक्ष आपस में पूरी सुन के और जो पूरा
डीप में जाके जो भी गुण दोष होंगे सारा तय करके फिर इनका फैसला करवाने का प्रयास करें। तो फिर तो चिट्ठी पाड़ दी जाती है। अच्छा। और यदि वो अगला प्रधान या सरपंच या जो भी मुखिया है दूसरे पक्ष का वो ये कह देता है कि मैं एक बार बात कर लेता हूँ, और वो अगला पक्ष ये कहता है कि भाई हम पंचायत में नहीं आएंगे, तो वो बता देता है उस प्रधान को भाई इसमें चिट्ठी पाड़ने का मुझे उचित नहीं लगता, ये यहाँ पंचायत में शामिल होने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। तो फिर वो पंचायत, वो प्रधान चिट्ठी नहीं पढ़ता, वो पंचायत बुलाई नहीं जाती। अच्छा। पहले यही प्रयास किया जाता है कि उन भाइयों को समझा बुझा के और पंचायत में आने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि लंबा समय तक वो कोर्टों में खर्च भी लगता है और आपस में द्वेष भी बढ़ते हैं, ताकि वो मानसिक तौर पर तैयार हो जाए कि हम पंचायत में अपना मसला सुलझाने के लिए तैयार हैं। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब पंचायत बुला ली जाती है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बनती तब तक पंचायत भी लाचार, पंचायत कुछ एक पक्ष से तो पंचायत चलती नहीं है, और एक पक्ष से कोई उसका लाभ भी नहीं होता है। राजनीतिक लोगों की तरह महत्वाकांक्षी बनकर उसमें राजनीतिक वाले लोग घुस गए हैं, तो क्या त्रुटि आ गई क्या खाप में? आपको सबसे पहले मैं आपको खाप का सिस्टम है, जो व्यवस्था है इसकी, खाप असल में है क्या, ये मैं थोड़ा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जितना संभव होगा। वैसे तो खाप एक बहुत बड़ी व्यवस्था, बड़ी व्यापक व्यवस्था है, हमारे पूर्वजों की बनाई हुई बहुत व्यापक व्यवस्था है। इसमें बहुत कुछ अंदर आ जाता है, इतना डिटेल तो एक इंटरव्यू में नहीं संक्षिप्त में रख दो थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में आपको बताऊं कि हमारे गांव में एक माहौल है पहले से पूर्वजों से जो हमें विरासत में मिला। गांव का जब कोई साझा मसला होता है, वैसे तो ग्राम पंचायत बना दी गई आजादी के बाद, पंचायत एक्ट लागू है, लेकिन ग्राम पंचायतें तो पंचायती राज विभाग है सरकार का, सरकार के अधिकारियों के मातहत काम करती है और पंचायत एक्ट के अनुकूल काम करती है, उससे आप बाहर नहीं जा सकती। अनेक मसले ऐसे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो पंचायतों की ताकत शक्तियों से बाहर होते हैं, जो पूरे गांव को यूनाइट होकर इकट्ठा बैठ के गहराई से विचार विमर्श करके तय करने पड़ते हैं। और पंच सरपंच जो बनते हैं वो उस तरह के लोग नहीं बनते आमतौर पर, जो अपने अपने पानियों के, ठोड़ों के, अपने अपने बिरादरियों के मुखिया होते हैं। एक अलग व्यवस्था है देहात में जिनको हम ठोड़ेदार बोलते हैं। ठोड़ेदार का अर्थ ये है जो पहले से पुराने जमाने से चला रहे, हमारे पास भी पहुंच गई थी। ठोड़ेदार वो होता है, एक ठोड़ा हमारे लिए उसके 60 घर है, 60 घरों में एक आदमी आगे होता है, ये इनका मुखिया है। हालांकि उसका कोई लक्ष्य चुनाव नहीं होता, आपस की समझ से ठोड़े में जो सबसे समझदार किस्म का और रेपुटेड इज्जतदार आदमी, जो झूठ प्रेम से भी थोड़ा दूर हो, साफ छवि का हो, निष्पक्ष हो और समझ भी हो भाईचारे, और उस भाईचारे पे कंट्रोल भी हो, उसका भाईचारे को बना के रखने वाला, जिस पर भाईचारा आसपास के उसके जो कुनपा के लोग हों भरोसा भी करते हैं, ऐसे उसकी मानते भी हों, क्योंकि यदि उसमें गुण नहीं होंगे तो उसकी मानेगा कौन? उसको ठोड़ेदार कहा जाता है। अब वो ठोड़ेदार सारे जो इकट्ठा हो जाते हैं पूरे गांव में, एक एक ठोड़ेदार के पीछे, किसी के पीछे 20 घर है, किसी के पीछे 50 घर है, तो सारा गांव समझो एक तरह से यस वो नुमाइंदे हो गए उनके, पंच भी उन्हीं के अंदर आ जाते हैं। जिस ठोड़े का पंच है ठोड़ेदार के ही उसमें आता है दायरे में। वो ठोड़ेदार से बड़ा नहीं होता, बल्कि पंच ठोड़ेदार से छोटा होता है। ठोड़ेदार मुखिया होता है ठोड़े का। कभी कभी ये होता है कहीं कहीं किसी ठोड़े में कि ठोड़ेदार को ही पंच बना दिया जाता है, वहां अलग बात है, लेकिन आमतौर पर ठोड़ेदार सारे नहीं, कोई पंच होता है। हाँ, सामाजिक रूप से ठोड़ेदार का पद बड़ा होता है, वो प्रतिष्ठित और उम्र दराज आदमी होता है ठोड़ेदार। पंच तो आजकल ये +2 की मैट्रिक की कंडीशन लगा दी सरकार ने, जिसमें बहुत जगह नए बच्चे बढ़ जाते हैं, कई जगह महिला भी बढ़ती है, कई जगह अनेक कारणों से लोग बढ़ते हैं। लेकिन ठोड़ेदार सारी तरह की योग्यता जो ठोड़ेदार की हो, जिसमें मुखिया बनने की ज्यादातर योग्यताएं जिसमें दिखाई दे, उसी को माना जाता है, उसी को थोड़ा मान्यता देता है और उसी की बात मानते हैं। तो जब सारे गांव के ठोड़ेदार इकट्ठा हो जाते हैं, वहां जो बात तय होती है पूरे गांव की मसला तय हो जाता है। सारी बिरादरियों के ठोड़ेदार होते हैं, क्योंकि अनेक जातियां गांव में बसी हुई, उन जातियों में भी ठोड़ेदार हैं, उनके भी मुखिया होते हैं, उनको बुलाया जाता है। जब सारा 36 बिरादरी का ठोड़ेदारों का समूह इकट्ठा होकर जो तय करता है, वो बात गांव की पूरी यूनाइट बात हो जाती है, उसमें कोई अलग बात नहीं रहती। अब खाप जो है, खाप कई गांव की है, कहीं 5 गांव है, कहीं 12 गांव है, कहीं 50 गांव की है। जैसे हमारी खाप 24 गांव की है, और खाप वैसे अब 30 गांव हो रहे हैं। हाँ, अब तो कुछ नई पंचायतें और बन गई, खाप में छोटे छोटे गांव बन गए, खेतों में जा बचा, फिर ग्राम पंचायत मंजूर करवा ली, उसको गांव करने लगी। अब तो 30 हो चुके हैं हमारे, 30 हो चुके हैं। तो खाप का जो एक भाईचारा पुराने टाइम से ही चला आ रहा है, इतने गांवों का इकट्ठा। हाँ, ये एक युवा पीढ़ी ये सोचती है ये खाप बनी क्यों थी,
क्यों मतलब ये लोग यूनाइट हुए थे? ऐसी क्या दिक्कत परेशानी थी, ऐसा क्या डर भय था जो कि खापें बनी? थोड़ा सा ये समझाइए। इसके पीछे ये कारण था कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का जो टाइम था, राजा महाराजाओं के आपस में लड़ाई दंगे युद्ध होते रहते थे। जो ज्यादा ताकतवर था तो कमजोर को खदेड़ देता था। आज की तरह की पुलिस की और संचार की व्यवस्था नहीं थी, ना सड़कें थी, फोन फान तो बहुत आगे की बात है, पत्र व्यवहार तक भी नहीं थे, और बहुत जगह जंगल पड़े थे, आने जाने के रास्ते भी ढंग से नहीं थे। तो ऐसे समय में अनेक जगह समाज में लूटमार होती है, और कई लोग जिसको दाड़ुए बोलते थे। हाँ, कई लोग गिरोह बना लेते थे, बड़े बड़े गैंग, जिसको दाड़ बोला करते थे। दाड़, अगर दारू पड़ गया, फलाना गांव में दाड़ पड़ गई, तो वो दारू उस गांव में जो भी माल जखीरा होता था, उनका धन लूट ले जाते थे, उनके पशु लूट ले जाते थे। मान लिया गांव में तो 200 घर है या 100 घर है, उनमें जितने नौजवान, उसमें दाड़ के पास मान लिया ज्यादा आदमी है, तो दाड़ पूरे गांव को लूट लेती थी, गांव को उजाड़ देते थे। इसलिए अपने देहात में साथी, वो आज की युवा पीढ़ी को तो मुझे नहीं पता, हम जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं, कोई बात तेरे ऊपर के दाड़ पड़ा है, ये कहावत है कि तेरे ऊपर के दाड़ पड़ा, यानी किसी के ऊपर कोई संकट आ रहा हो मैं बैठ जाए कि मैंने दाड़ पड़ दी, तो ये इसीलिए चली ये बात फिर प्रधान। हाँ, 2-3 कारण थे, वो भी मैं बताऊंगा। एक तो ये कारण था कि गांव की अपनी एक सीमाएं होती हैं, जब सारा इलाका मिल जाता था ताकत बढ़ जाती है, तो आक्रमणकारियों का और छीना झपटी लूट मार करने वालों का मिलकर मुकाबला किया जाए और इलाका ठीक शांति से बचा रहे। इस बात के लिए उनको संगठित होने की जरूरत पड़ी एक टाइम पर। जब आबादी बढ़ती गई तो भाईचारे का समूह भी बढ़ता गया। दूसरा कारण ये भी था कि आपस में विवाद शुरू से ही समाज में, जब से सभ्यता आई है, विवाद भी होते रहे, और इस तरह की कोर्ट कचहरी की पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। अनेक राजाओं के टाइम में बहुत अफरा तफरी रही है, लूट मार तो वो कर लेते थे, लेकिन समाज की व्यवस्था के ऊपर उतना ध्यान नहीं था। तो उन्होंने अपना समाज चलाना था पूर्वजों ने। जो खेती करने वाले कबीले थे, किसान कबीले, उनके आसपास जो दूसरे कबीले आके बस गए थे, दूसरे धंधे करने वाले, उन्होंने अपना जो भाईचारा निभा के अपनी सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए विवाद मिटाने का भी एक सिस्टम तैयार करना था। तो विवाद वो भाईचारे से बैठ के निपटाते हैं। गांव का विवाद गांव निपटाने की कोशिश करता था। गांव एक बहुत बड़ी शक्ति माना जाता था, जो कहा करते गांव राम। यस। तो मान लिया गांव का विवाद ये रूप ले गया, दो गुट लगभग बराबर के हुए और लड़ाई पर झगड़े पर बात आ गई, मान नहीं रहा कौन सा गुट, और गांव के उजड़ने की स्थिति आ गई। तब फिर इस तरह से आज जिस तरह से फोन पर 112 पर फोन कर दो पुलिस आ जाएगी आधे घंटा में, ये व्यवस्थाएं थी नहीं। तो फिर वो दूसरे गांव की तरफ देखते थे कि और भाई बीच में आए और किसी तरह से दोनों पक्षों से संवाद करके और विवाद को मिटाए। तो इसमें दूसरे लोगों की जब जरूरत पड़ी तो उनके भाईचारे का दायरा व्यापक हो गया कि भाई ये जरूरत पड़ी तो वो खाप उसको बोलेगा। खाप का मतलब है, मेरे को ये तो पता नहीं फारसी का, उर्दू का, कौन सी भाषा का शब्द है खाप। खाप का शाब्दिक अर्थ ये है कि आपस में मिला जुला एक क्षेत्र। अच्छा, उसको खाप कहते हैं, और खापें आपस में मिली जुली है। आज ये 20-30 साल से एक नया और प्रचलन हो गया, जो गोत्र है। अब जो प्रधान जी ने कही उसके साथ थोड़ा कर दें। देखिए, पुराने टाइम से भी आपने देखा होगा कि हमारे खेतों में या भी कोई एरिया तो खापरा बोलते हैं उसको, भाई इस खापरा में, इस खापरा में, यानी कि जो प्रधान जी ने बोला कि उस क्षेत्र को फिर वो खाप बोलते थे। आप बोलते ना भाई ये खापरा रह गया, इसमें पानी को नहीं आया, इस खापरा में सोख आ गया, इसमें ये हो गया, इस खापरा में, तो खाप से ही खापरा बने, खाप से ही खापरा बने। ये देखो, तो खाप शब्द एक मिले जुले क्षेत्र के गांव के समूह को खाप बोला जाता है। और वो आपस में इकट्ठा था, वो जल्दी इकट्ठा हो जाते थे कि कोई बात होती थी, और वो मिलजुल के सारा क्षेत्र, फिर एक गांव का विवाद जो गांव नहीं मिटा पाता था अकेला, तो सारा इलाका के भाईचारे के समझाने से, दबाव से वो हल हो जाता था। और एक व्यवस्था और थी उनके बीच में, बड़ी बहुत बढ़िया किस्म की सुंदर व्यवस्था थी, जिसको आज कुछ भाई अनजाने में बदनाम कर रहे हैं। वो व्यवस्था थी बहिष्कार की व्यवस्था। वो कभी प्राण दंड वगैरह नहीं देते इतिहास में, आज तक कोई एक भी प्रमाण नहीं है किसी खाप ने दिया हो कि खापों ने किसी को मृत्यु दंड दिया हो या कुछ और किया हो। क्या करते थे, मान लिया सारा भाईचारा इकट्ठा हो गया, सारी बिरादरी इकट्ठी होगी, पूरे गांव इकट्ठे हो गए, खाप इकट्ठी होगी, और उद्दंड आदमी उस समाज में भी होते थे जो समाज में किसी की भी नहीं मानते थे। तो मैं तो मेरी चलाऊंगा, मैं नहीं मानता किसी। तो ऐसी हालात में फिर उनके पास एक देसी तौर तरीका था कि भाई समाज तेरे साथ कोई संपर्क नहीं रखता, समाज में इसके साथ कोई नहीं बोलेगा। एक और प्रधान जी, देखिए, किसी ने आलोचना करनी हो तो अलग बात है। आप मुझे बताइए, आज भी अगर आपकी और मेरी नहीं बनेगी नहीं तो मैं क्या करूंगा, आपसे नाता तोड़ूंगा ना, मैं आपसे रिश्ता खत्म कर दूंगा। आज भी तो हम ये काम करते हैं,
खापे कर दें तो गलत है। आज भी तो जिनके आपस में नहीं बनती, झगड़े हो जाते हैं, हम उससे रिश्ता खत्म कर देते हैं ना। तो किसी से रिश्ता तोड़ना सबसे बड़ा दंड है आज भी। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलना छोड़ दूंगा, मैं आपकी राम रमी करना छोड़ दूंगा, मैं आपसे लड़ाई कर लूं, थप्पड़ चट्टू की लड़ाई कर लूं, उससे बड़ी सजा यह होगी कि मैं आपसे बोलना ही छोड़ दूं, और आपको भी महसूस होगी। खपे भी यही इसलिए करती थी ताकि इस बंदे को महसूस हो, इसको अलग थलग कर दो, ताकि इसको रियलाइज हो। वो रियलाइज करने के लिए था, मैं इसको अलग थलग कर दो, इसको समझ में आ जाए कि भाई समाज से बढ़ानी है और समाज ने तेरे को अलग थलग कर दिया, इसलिए अपनी सद्बुद्धि लेके आ और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, और गलत रास्ते जा रहा है तो सही रास्ते पे आ जा। इसलिए शुरू हुआ था ये। जी, वो उसका सामाजिक बहिष्कार कर देते थे। समाज के बिना आदमी अकेला जिंदा नहीं रह सकता। वो मजबूरी में उस बात को मान लेता था, सारा समाज कह रहे तुम आपके साथ हूँ, और वो लड़ी भाईचारे की यूं क्यों बनी रहती है, बिना किसी जनहानि के, बिना किसी कोई धनहानि नहीं थी इसमें, कोई जनहानि नहीं थी। आज की जो व्यवस्था है कोर्ट कचहरी की, जो यूरोप से चल के आई है, इसके मुकाबले में वो लाख गुना बेहतर व्यवस्था थी। उस पर हम अलग से बहुत लंबा इंटरव्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम डिस्कस में उतना लंबा नहीं जाना चाहते आज कि कोर्ट से बेहतर क्यों थी। आज आप खुद बताइए, खुद है ना, मैं प्रधान जी आपने बताऊं 5-7 वकीलों के मैं हाजिर रहा हूं, 5-7 वकीलों के जो वकील कोर्ट में उनके फैसले पंचायत में आके हुए हैं। कई पुलिस वालों के आज भी साथियों हमारे पास 2-3 फोन आते हैं लगातार, एक पुलिस वाला है, उसका मामला है, पुलिस वाला है वो, और वो चाह रहा कि मेरा मामला खाप व्यवस्था में सुलझे। तो अब बताइए, खाप बड़ी हुई कि कानून बड़ा हुआ? ठीक है प्रधान जी बताइए मुझे, जब वकीलों के मामले खाप निपटाती हैं, जब इनके मामले, पुलिस वालों के मामले खाप निपटाते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें जो यूरोप की व्यवस्था उसमें कहीं कहीं त्रुटि है ना, जब भी तो ऐसा हो रहा है। जी प्रधान जी, तो ये जो खाप में व्यवस्थाएं बनाई गई थी उस जमाने में, अब मान लिया राजा की दरबार में अर्जी लगाने चले जाए, ना उतने रास्ते थे, ना उतने संचार की व्यवस्था थी, ना कुछ और था, ना कनेक्शन थे। राजा तो एक लूट खसोट करने के अड्डे बने हुए थे, आधा फसल का हिस्सा भी छीन लेते थे किसानों से। उनको तो आज महान बताया जा रहा है, और जो हमारी महान व्यवस्था थी इसको तुगल की बता जा, कलंकित किया जा रहा है, कलंकित बदनाम किया जा रहा है। यस, तो वो व्यवस्था, और जो कि एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं है जो प्रधान जी ने कहा तुगल की कैसे करें। कुछ लोग है ना, मीडिया के लोग भी, मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ, आइए आप डिबेट कीजिए, आप तुगल की कैसे करे हो। एक भी ऐसा फैसला आप निकाल के दिखा दीजिए खाप का, जहां खाप ने किसी को मृत्यु दंड दिया हो, जहां खाप ने ऐसा कड़ा दंड दिया हो जिससे उसको बहुत ज्यादा हानि हुई। देखिए ये तो तरीका है, आज भी आप और हम जिससे हमारे नहीं बनते, हम उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं। जी प्रधान जी, देखो ये तुगलकी कहने वाले जो लोग हैं, जो आज बुद्धिजीवी कहलवाते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं बुद्धिजीवी, ये शहरी कल्चर में पड़े हुए लोग हैं, और शहरों को ही समझते हैं, वहीं बड़े पड़े हैं, वहीं इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है, और इन्होंने इतिहास भी उसी तरह का पढ़ा है जो शहरी लोगों द्वारा लिखा गया है। हमारे देश के इतिहास में खापों का इतिहास, और ये 90% ग्रामीण समाज कैसे बसा करता, पहले इनकी क्या व्यवस्थाएं थी, कैसे इनके सामाजिक रीति रिवाज थे, कैसे इनका ये ढांचा चल रहा था, ये आत्मनिर्भर थे, राजाओं के मुंह की तरफ नहीं देखते थे, ना ये आज की तरह से मांग करने भागते थे हमारे लिए ये दे दो। ये अपने दम पर, अपने सीमित साधनों पर बसे हुए लोग थे, और इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई थी। उसके बारे में ये तुगलकी लिखने वाले जानते ही नहीं, ना तो ऐसा राइट बात है, ऐसा इतिहास इनके पास ना तो उपलब्ध है, ना इन्होंने किताबों में पढ़ा, और स्वाभाविक तौर पर भी जो आदमी शहर में पढ़ा है वो ग्रामीण क्षेत्र से कोई ज्यादा स्वाभाविक लगाव नहीं रखता, वो इनको गंवार मानते हैं। उनको ये पता ही नहीं है, ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि जो सभ्यता है, जिसको आज हम सभ्यता बोलते हैं, सभ्यता का शुरुआत और बेस वो ग्रामीण क्षेत्र है। पहले गांव बसे हैं, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर पहले इंसान ने कृषि की है, कृषि ही आधार बनी है समाज की बसने का, और कृषक लोगों ने जो व्यवस्थाएं बनाई वही सबसे पहले सभ्यता के बिंदु हैं, वहां से सभ्यता का आधार खड़े हुआ है। शहरी कल्चर को सभ्यता करें, हम इस पर आपके 4-5 इंटरव्यू कर सकते हैं कि शहरी सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता में कहा क्या क्या गड़बड़ हुई है, और वो कितना सुंदर व्यवस्था थी जो उस जमाने में बनाई गई थी, और कैसे शहरी लोगों ने, व्यापारी लोगों ने उसको कुचल के, ना फीस लगती थी, ना कोई दिक्कत थी, ना भाड़ा लगता था, जैसे प्रधान जी ने कहा, ना धन की आनी और ना जन की आनी, वो व्यवस्था खाप है। जी प्रधान जी, तो ये व्यवस्था जैसे तहस नहस की गई है व्यापारियों द्वारा, ये षड्यंत्र के तहत हुई है, और यूरोपियन द्वारा,
क्योंकि हम उनके अपने नहीं थे, हम उनको दूसरे लगते थे, क्योंकि इनको तो लूटना है सिर्फ, इनकी व्यवस्थाएं भंगनी होगी तो लूटेंगे कैसे। शहरी कल्चर की बातों में ले वही बात मानने के लिए इनको बाध्य किया जाए, और उसी कल्चर में पड़े हुए लोग इन खापों को तुगलकी लिखते हैं। उन्होंने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि ये इतना बड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र है, इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग इसमें लगे हुए हैं, उत्तरी भारत का कितना बड़ा क्षेत्र खापों को मानता है। एक बुद्धिजीवी की नैतिकता का सवाल है ये। यदि उनमें इंसानियत और नैतिकता हो, सबसे पहले डीप में जाके ग्रामीण क्षेत्र में वो ये पता करने की कोशिश करेंगे आखिर ये माजरा क्या है, लोग इससे चिपटे हुए क्यों हैं खापों से, जब ये इतनी गंवारू चीज है और इतनी बैकवर्ड चीज है और इतनी तुगलकी चीज है, मानवता विरोधी चीज है, समाज विरोधी चीज है, तो क्या देहात का इतना पागल है फिर भी उनसे चिपटा बढ़ेगा। समाज तो हमेशा परिवर्तनशील रहा है, देहात भी हमेशा परिवर्तनशील रहा है, शहर भी परिवर्तनशील रहा है, और परिवर्तन के बगैर ना मानव समाज का काम चल सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो चीजें अवरोध बन जाती है मानव सभ्यता में, उसके प्रगति के रास्ते में, उसके सद्भाव और बचने के रास्ते में, ग्रामीण क्षेत्र में उनको हमेशा छोड़ता है, और जो बढ़िया चीजें उनको रखता है। सती प्रथा लगा लो, अनेक कुप्रथाएं पहले छोड़ी इसी ग्रामीण तबके ने छोड़ी, जो इसी ग्रामीण तबके में केवल ये मापदंड बना के चलना कि ये गांव का ही बैकवर्ड है और ये शहर का ही फॉरवर्ड है। मैं चैलेंज करता हूँ आपके सामने, आप यदि इस बारे में डिस्कस करना चाहें, या और कोई आपका बुद्धिजीवी भाई जो मैं शहर का बहुत बड़ा विद्वान हूँ, यूरोपियन कल्चर में बहुत बड़ा विद्वान अपने आप को मानता है, वो इस हमारी ग्रामीण संस्कृति जिस बेस पर इंडिया खड़ा हुआ है, सभ्यता के जनक किसान है जिन्होंने शुरू में कृषि की और ये सारी तरह की व्यवस्थाएं लागू की समाज में। शहर तो लूट के अड्डे थे, ये तो शुरू में व्यापारियों ने अपने बॉडीगार्ड बैठाए थे, व्यापारिक रूट होते थे। शुरू में जब व्यापार चला और व्यापार बढ़ा, आबादी बढ़ गई, जिसको जो सबसे पुराना सिल्क रूट बोला जाता है, वो उसका एक एग्जाम्पल है। वो सिल्क रूट, व्यापारी रूट पर जो व्यापारी माल जहां ज्यादा मुनाफा होता था वहां जाते थे, उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ती थी, वो जगह जगह अड्डे बढ़ गए कि यहाँ सुरक्षा गार्ड बैठे। और जो निकम्मे लूट मार करके फरीका खाने वाले लोग थे, वो उनके गार्ड बने थे, ठग्गू बोलते हैं जिनको। हाँ, वो उनके गार्ड बने थे। वही सुरक्षा गार्ड समाज का आकार बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, एक टाइम जाके राजा महाराजा का रूप ले गए। वही तो आगे ये कभी कोई भाई सोचे हम आज के शहरी को कह रहे हैं, ये आज वाले शहरी तो हमारे अंदर से जाके वहां बसे हैं। ये जो पुरानी बात कर रहे हैं प्रधान जी, उस जमाने में शहर कैसे बसे थे जी प्रधान जी। और जो कबीले कमा के खाते थे, काम करके खाते थे, नियत सुबह उठ के खेत में जाके या पशुपालन करके, या किसी भाई ने बढ़ई का काम किया, लोहे का काम किया, उन्हीं कृषकों की मदद के दूसरे धंधे शुरू किए, उन्हीं से अपनी आजीविका चलाई। उनको छोड़ के समाज में ऐसे तत्व भी थे, कुछ कबीले ऐसे भी थे जो बहुत बाद तक केवल शिकार के भरोसे, लूट मार के भरोसे घूमते रहे। आज उनमें से उन्हीं कबीलों के वंशज ये बात भी कहते हैं कि जमीन तो हमको मिलनी चाहिए थी। उनको ये पता ही नहीं है कि इन जमीनों को आबाद करने में इन किसान कबीलों के पूर्वजों का एक बहुत अनेक पीढ़ियों का खून पसीना लगा हुआ है। वो जमीनें वैसे एक सार नहीं हुई थी। खेती के लायक जमीनें बनवाने के पीछे बहुत बड़ी दारुण कहानी है, बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है। इस पे कभी एक अलग से चर्चा, अलग वीडियो होगा। तो ये जो हमारा जो खापों का सिस्टम है और हमारी जो सामाजिक ग्रामीण व्यवस्था थी। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जो आसपास की छोटी मोटी खाप बनी थी, वो जो धाड़ थी, आपसी न्याय सिस्टम था, आपसी मुकदमे बाहर ना जाए उनको लेकर था, लेकिन जो ये बड़ी खाप बनी, जिस तरह से आप बड़ी खाप है यहाँ पालम 360 है, तो इतनी बड़ी खापों की फिर क्या जरूरत थी, बल्कि उनको तो पाल बोलते हैं। हाँ, देखो मेरे हिसाब से अनुमान ही लगती है बहुत सी चीजों, सारी चीजों के लिखित इतिहास इस देश में मिलते हैं। यस, दिल्ली पुराने समय से, लंबे समय से एक व्यापारिक रूप पे था ये, और ये बड़ा शहर बन गया था। यहाँ राजा महाराजाओं का एक जमावड़ा रहा। यस, आज उस राजा ने हमला करके दिल्ली को जीत लिया, आज उस राजा ने जीत लिया। और राजाओं का जो ये भूमिकर था, भूमिकर तो बाद में आया, पहले फसलों का हिस्सा लेते थे, फसल ही करेंसी थी, फसल के बदले में सामान मिलते थे, और फसलों का हिस्सा राजा महाराजा इकट्ठा करते थे। अब जो दूर दराज के क्षेत्र थे जंगलों में, जहाँ कबीलों की खापे व्यवस्था मजबूत थी, जैसे योद्धे, उन्हें कभी लंबे समय तक, सदियों तक कभी राजाओं को फसल का हिस्सा नहीं दिया। योद्धे जो थे गणराज्य, आज कौन कौन से थे ये? आज अपना जो उत्तरी भारत का जो जहाँ जाट कबीले बसे हुए हैं, ये ज्यादातर क्षेत्र योद्धाओं का क्षेत्र था। अच्छा, इतिहास में जितना मालूम पड़ पाया। और यहाँ गांव गणराज्य थे, ये ना तो इकट्ठा करते थे, कोई बाह्य आक्रमण हो गया तो सारे इकट्ठा होकर लड़ते थे, और अपने मिलजुल के जिस तरह से खापे इकट्ठा होकर अपने फसलें तय करते हैं, सारे मामले इसी तरह से अपने मसले तय करते थे, इसी तरह से विवाद मिटाते थे। ना कोई टैक्स था,
ना कोई राजा था, ना कोई लेना था, ना देना था। इसलिए खाप शुरू से यहाँ मजबूत रही ये है। गांव गणराज्य थे। इन गांव गणराज्यों का जहां व्यवस्था मजबूत थी, वहां जो शहरी क्षेत्रों में जो लोग राजे महाराजे बन गए थे, व्यापारियों से माल ले लेके, उन्होंने फिर धीरे धीरे देहातों की तरफ भी रुख करना शुरू किया कि भाई यहाँ व्यापारियों की बजाय हम इनको भी लूट सकते हैं। जो छोटे गांव थे शहरों के नजदीक, वहां हमले करने शुरू कर दिए। तो जहां शहर सबसे पहले विकसित हुए और बड़े शहरों का रूप ले गए, वहां राजा महाराजा का रूप भी बड़ा हो गया। तो गांवों को लूटना आसान था उनके लिए। तो वहां गांव भी थोड़ी संख्या के गांव से मुकाबला नहीं होता था। वहां खापे भी कई बड़े बड़े क्षेत्रों की खापे बन गई, जैसे दिल्ली के पास पालम 360 है। आज जहां पालम हवाई अड्डा है, यहाँ इनका चबूतरा होता था, इन गांव का 360 गांव का, और ये पालम खाप थी। इसी तरह से गैया खाप बड़ी खाप है, कई खापे हैं वहाँ दिल्ली के आसपास, बड़ी खापे हैं। दलाल 84। हाँ, इसी तरह से दूसरे क्षेत्रों में कई जगह छोटे भाईचारे जुड़ गए, कहीं 5 गांव की भी खाप है। तो जो दिल्ली के आसपास बड़ी खापे हैं ना, उनका बड़ा कारण यही है क्योंकि वो राजे महाराजों का जमावड़ा था। वहां अटैक, आक्रमण, छीना झपटी ये ज्यादा होते थे। और अपने क्षेत्र के बारे में तो ये कहा था प्रधान जी, ये तो लगभग आजाद सा क्षेत्र था, यहाँ ज्यादा किसी का दखल अंदाज नहीं रहा। सबसे बड़ा शुरुआत में 80 था, जो व्यापारिक रूप का था। यहाँ सन 1011 में ये किला भी बन गया था, और यहाँ व्यापारिक रूप था, यहाँ व्यापारियों का जमावड़ा था, यहाँ सुरक्षा गार्ड भी बैठ गए थे, जिनको अब राजा बोलते हैं, बाद में राजा बने। और यहाँ खापे, जो यहाँ की खापे हैं, ये शतरौल वगैरह, रोगी वगैरह और जाटू खाप वगैरह, बहुत पुरानी खापे हैं। पुराने खापे हैं। जब यहाँ राज का सिस्टम कायम हो गया तो यहाँ खापों को मजबूत होना था। जाटू खाप बड़ी खाप थी, शतरौल खाप भी आज भी 40-42 बड़ी खाप बड़ी। रोगी खाप का भी दायरा पहले दूर तक बताते थे, आज जो आकार है इससे पहले और आगे तक बताते थे। अच्छा। और शतरौल खाप का हो सकता हमारे गाँव भी इसी में हो। हाँ, बुजुर्ग ये बताया करते कि जो पूर्व की उत्तर दिशा का जो जितने गांव काफी दूर तक रोगी थी, और इसी तरह से शतरौल भी काफी दूर तक थी, क्योंकि यहाँ इस बेल्ट में इसी तरह से जाटू खाप भी राजस्थान के जो नजदीक लगते गांव वहां तक जाती थी, आशी से लेकर। हाँ, जिनका ये धनाना फिलहाल चबूतरा है। जी जी। तो ये जो यहाँ खापें गठित हुई, ये भी पुरानी खापें हैं और बड़ी खापें थी, क्योंकि 80 भी मतलब इशार तो बाद में 1300 के बाद में यहाँ वो जो किला वगैरह बना है, फिरोज शाह तुगलक ने, शहर फिरोजा बोला करते इसको, ये तो बाद में आबाद हुआ है शहर। 80 से 200-250 साल 80 पुराना है, आबाद हो गया था। तो 80 क्षेत्र में मतलब खापें बढ़ाने की भी, मजबूत करने की भी जरूरत पड़ गई थी। ये यहाँ और खापें उनसे पुरानी खापें हैं, यहाँ की दिल्ली के हमारे से भी पुरानी है, और वहाँ भी बड़ी खापें हैं। इसी तरह से ये इनको अपने संगठन मजबूत करने पड़े। अब जो राजाओं की ताकत बढ़ती गई, क्योंकि वहां व्यापारियों के पास तो इतना माल था कि जहाँ कई जगह इतना मुनाफा हो जाए तो नजरें ही मुनाफा कर दी, और ये तो कमा के खाने वाले लोग थे गांव गणराज्य में। इनका तो ध्यान तो शुभ लाभ तो इनके मकानों पर लिखा हुआ नहीं था। ये तो आज भी जय जवान जय किसान लगते हैं। व्यापारी शुरू से ही लाभ कमाने की तरफ देखता है, और किसी चीज से मतलब नहीं होता। और व्यापारियों में कई बार इतना बड़ा मुनाफा हो जाता था, तो जो उनके बॉडीगार्ड बैठे थे उनको भी ज्यादा माल मिल जाता था। एक टाइम तो राजा भी व्यापारियों को लूटने वाली पोजीशन में आ गई, ताकत इतनी बढ़ गई उनकी। तो उसी में कुछ लोग प्रचारक किस्म के भी शहरों में आ गई, क्योंकि वहां माल था, धन था, और जहां धन था और लूट खसोट का माल ज्यादा था, वहां कुछ खाली लोग भी थे विचार करने वाले। अब किसान की दिनचर्या तो सुबह 4 बजे मुर्गा बोला करता, उस टाइम उठा करते, घड़ी तो थी नहीं, और रात को सोते थे वो काफी देर तक, तब उनका काम पूरा होता था। उनको इतना सोचने विचारने का वक्त तो था नहीं, ऐतिहासिक तौर पर उनकी स्थितियां ऐसी थी। और जो शहरों में जो अड्डे बन गए, छोटे छोटे शहर हो गए, धीरे धीरे बड़े शहर हो गए। पहले तो ये शहर थे ही नहीं, पहले तो गांव ही थे। मानव सभ्यता की शुरुआत गांव से है, गांव थे। तो वो शहरी क्षेत्रों में कुछ खाली लोग भी होंगे। अब खाली आदमी होगा तो उसको सोचने का ज्यादा अवसर मिलेगा। तो शहरों से ही तो ये धर्म चल के आए हैं, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे अपने देश वाले धर्म हो, चाहे सनातनी जिसको कह रहे हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म आप कुछ कह रहे हो, चाहे और धर्म, जितने भी धर्म है, पारसी धर्म कह लो, यहूदी धर्म कह लो, शहरी क्षेत्रों से निकल के आए, क्योंकि उनको विचार करने का मौका मिल गया, उनके पास फ्री का धन था खाने पीने के लिए। ये धर्म प्रचारक वहीं से आए हैं। यहाँ हमारे गांव में तो पूर्वज बताया करते, किसी भी गांव में पहले जितने मंदिर खड़े हैं, यहाँ मंदिर वगैरह थे ही नहीं, सिर्फ हमारे पूर्वज जहाँ गांव बसा करते थे, उसमें ये कहा करते थे मोटी गाड़ दिया, मोटी गाड़ दादा खेड़ा बना, दादा खेड़ा बना। जिन पूर्वजों ने गांव बसाया उस पूर्वज के प्रति एक आस्था रखते थे कि इस पूर्वज ने हिम्मत करके उस टाइम जंगल में
जंगली जानवरों का मुकाबला करते हुए। और यहाँ कोई जमीन एकसार नहीं थी, झाड़ फूस सारे साफ करके ऊंची नीची जमीनों को अपने हाथों से समतल करके खेती के लायक बनाया और यहाँ अगली पीढ़ियों को आबाद किया। उस टाइम चैलेंज अलग, आप देखते हो ना बड़े बड़े जंगलों में शेर चीते वो जो जंगली जानवर है वो अटैक करके है नहीं, उस टाइम अलग चैलेंज थे। उस टाइम जंगल के बीच में गांव बसाना बहुत बड़ा चैलेंज था और वो बहादुर लोग थे। किस प्रकार से मतलब ये तो उस पूर्वज के प्रति वो ऋणी होती थी अगली पीढ़ी। यस, कि भी इस पूर्वज का संघर्ष हमारी आने वाली बाद की पीढ़ियों से ज्यादा बड़ा था, जिसने यहाँ जंगल में आके शुरुआत की, यहाँ गांव बसाया। तो उसके नाम से दादा खेड़ा होता है, उसी की वो मतलब अपना इष्ट देवता मान के। कोई आरती फारती कुछ नहीं थी, विवाह शादी के मौके पर और एक आध मौके पर वहां पानी डाल दिया और चादरा चढ़ा दिया और कह दिया दादा खेड़ा हमने खुश रखिए। ये इस तरह का उनका प्रचलन था। या वो प्रकृति के पूजक लोग थे, वो पेड़ों को भी देवता का रूप मानते थे। हमारे आड़ी आज तो ट्रैक्टरों से जो पहलों के जो हलदर थे आड़ी, वो चलते हुए 2-3 शब्द कहते, जिस टाइम सुबह बैलों को पिचकारी देता था, अब चल मना मालिक सचन धरती माता में पवन पानी। अच्छा, पवन पानी, पवन हो गया हवा, पानी हो गया जल, और धरती माता होगी धरती जो हमें अन्न देती है। और मालिक सच्चा, मालिक सच्चा, मालिक सच्चा का मतलब था उनका प्रकृति, कुदरत। तो ये तो शहरों में से ही ये चीजें निकल के आई है बाद में। जो ये अंधविश्वास जितना बढ़ा है, वो तो अपनी प्रकृति की चीजों की ही ताकत को स्वीकार करते थे। गर्मी सर्दी, सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा को भी मानते थे, सूर्य को भी मानते थे, भाई सूर्य देवता खुश रहे। यस, ये पहाड़ों की, ये पत्थरों की पूजा इसी तरह चालू हुई है। चलो यह विषय अलग है, विषय अलग है, ये इस पर तो और लंबा चला जा सकता है। हाँ जी जी जी। तो खापों पर आते हैं। खापों पे तो खाप जो है आज 20-30 साल से एक नया प्रचलन आया। गोत्र जो है, गोत्रों के संघ, एक गोत्र के लोग जिसको गोत्र संघ बोल सकते हैं, यस, वो अपने आप को खाप कहने लगे। उस गोत्र का एक भाई राजस्थान में बसा हुआ, 10 भाई उत्तर प्रदेश में बसे हुए, 50 भाई हरियाणा में बसे हुए हैं, वो उसको राष्ट्रीय खाप बोलते हैं। जबकि ये ऐतिहासिक तौर पर खाप नहीं है, ये गोत्र संघ है। यू आर राइट। इनको गोत्र संघ ही कहा जाना चाहिए, या अपने गोत्र वंशावली या कोई इस तरह का शब्द देना चाहिए। गोत्र संगठन या जो भी कहे, खाप नहीं बोला जा सकता। ये अनुचित प्रचलन हो गया, आप कह भी नहीं सकते, बहुत बड़े लेवल पर हो गया ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। लेकिन खाप जो हमारे पूर्वजों की विरासत जो हमारे पास वो सौंप के गए, खाप का मतलब था एक मिला जुला क्षेत्र, और उस क्षेत्र में बसे हुए सभी बिरादरियों के, सभी गोत्रों के लोग उसमें शामिल थे, वो थी खाप। और वो सामूहिक फैसले लेते थे, सामूहिक तौर पर मिलजुल के रहते थे, वो आत्मनिर्भर थे, अपने दम पर ही चलाते थे अपनी जिंदगी को। राजा तो उनसे छीनते थे, राजा उनको देते कुछ नहीं थे। ये व्यवस्था थी हमारी खाप। इस तरह से खापें गठित हुई थी और इस तरह से बनी हुई, इस तरह से उनके नियम कायदे चलते हैं।